सफेद चेहरा और खूबसूरत दिखने वाली महिला की लाश ने जब मुड़कर देखा तो अनुभवी पुलिस वाले को गालियां निकल गईं। इसमें कोई शक नहीं कि महिला मरने से पहले जिंदा थी, लेकिन उसके ऊपरी और निचले होंठ गायब थे। ये दृश्य बहुत डरावना था और कुछ जाना पहचाना भी लग रहा था। फोरेंसिक जांच के बाद पता चला कि महिला की मौत बड़ी आंत के छिद्र से हुई भारी रक्तस्राव के कारण हुई थी। किसी ने बेरहमी से छड़ी का उपयोग करके मलाशय के माध्यम से पेट को छेद दिया था। आज की यह नई अपराध थ्रिलर फिल्म इतनी विकृत है कि विकृत लोग भी इसे देखकर विकृत महसूस करेंगे। अंत का परिणाम और हत्यारे की पहचान और भी चौंकाने वाली है। ज्यादा बातें नहीं, हम तुरंत केस सुलझाना शुरू करते हैं। महिला की सगी माँ मेई आंटी जज की गाउन उतारकर घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें मुर्दाघर बुला लिया। उन्होंने एक नजर डाली और तुरंत जाने लगी। अभियोजक बिस्की ने उनसे हस्ताक्षर करने को कहा। मेई आंटी का चेहरा भावहीन था, लेकिन उनके हाथ लगातार कांप रहे थे। जब वो नीचे उतरी तो वो एक चलती फिरती लाश बन चुकी थी। बड़ी मुश्किल से कार में बैठी और आंसू फूट पड़े। बिस्की को चिंता थी कि मेई आंटी को कुछ हो न जाए, इसलिए वो पीछा करते हुए दरवाजे तक पहुंचे। मेई आंटी ने एक झटके में दरवाजा खोला और सड़क पर दौड़ पड़ी। वह लगभग एक कार से टकरा गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। उनकी बेटी मोनिका की मौत बहुत दर्दनाक थी। इस कबूतर होंठ हत्या के मामले ने पोलिश अभियोजन पक्ष को चौंका दिया। 15 साल पहले इसी तरह का एक मामला हुआ था। अभियोजक ने बिस्की को बताया कि उस समय की मृतक एक बार की वेट्रेस थी, जिसका नाम फोपोवा था। उन्होंने उसके मंगेतर अवेई के घर में फोपोवा का खून पाया, इसलिए उन्होंने अवेई को असली हत्यारा माना। अवेई ने 15 साल जेल में बिताए और हाल ही में पैरोल पर रिहा हुआ। दुनिया में इतनी सहयोग की बात कहाँ होती है। बिस्की तुरंत टीम के साथ अवेई के घर पहुंचे और मोनिका की तस्वीर निकाली, ये देखने के लिए कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। अवेई ने तुरंत कहा कि वो मोनिका को बिल्कुल नहीं जानता। फिर उसने सगाई की अंगूठी निकाली और कहा कि वो फोपोवा से हमेशा प्यार करता था और उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। 15 साल जेल में बिताने के बाद उसने खुद को ए से शून्य और फिर ओ में बदल लिया। वो अब जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे ही दोनों की बातचीत खत्म हुई, पुलिस ने पिछवाड़े में खून से सनी टी शर्ट खोज निकाली। अवेई ने ये देखकर भावुक होकर कहा, तुम लोग फिर से वही कर रहे हो। फिर उसने बिस्की को धक्का दिया, लेकिन बिस्की ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। अपराध का रिकॉर्ड, सबूत और भागने की कोशिश के साथ अवेई फिर से मुख्य संदिग्ध बन गया। बिस्की को लगा कि यह मामला सुलझ गया है, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी राहत ली और पानी लेने के लिए मुड़ा, अवेई ने खिड़की खोली और छलांग लगा दी। मंजिल ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन किसी को मारने के लिए काफी थी। अवेई की मौत ने बिस्की को संदेह में डाल दिया और वह जांच जारी रखना चाहता था। अभियोजक ने उसे समझाया कि अवेई का अपराध बोध से आत्महत्या करना तय है, लेकिन युवा बिस्की विद्रोही था। वो मोनिका के अंतिम संस्कार में गया और लोगों के चेहरे देखे। दुर्भाग्य से वो किसी को नहीं पहचान सका, सिवाय फोरेंसिक विशेषज्ञ रुपिये के, जो अपने बेटे के साथ श्रद्धांजलि देने आए थे। फिर बिस्की ने अपराध मनोविज्ञान के प्रोफेसर से सलाह ली। प्रोफेसर ने विश्लेषण किया कि कबूतर होंठ का व्यवहार कुछ हद तक हैनिबल लेक्टर जैसा है, जो कि एक विकृत आदत है। हम सभी कहते हैं कि खराब छात्रों के पास ज्यादा स्टेशनरी होती है। हत्यारा शायद उस मामले में कमजोर था, इसलिए उसने हत्या के बाद होंठ काट दिए ताकि अपनी विकृत इच्छाओं को संतुष्ट कर सके। इसी बीच बिस्की ने फोबेल के पिता ओल्ड रे को ढूंढा, ये देखने के लिए कि क्या दोनों मामलों में कोई संबंध है। ओल्ड रे को समझ नहीं आया, अवे तो मर चुका है, अब क्या पता चलेगा। बिस्की समझाते हुए पुरानी तस्वीरें पलट रहा था और ओल्ड रे से पूछ रहा था कि क्या वो तस्वीर में किसी को पहचानता है। ओल्ड रे को कुछ नहीं पता था, बस इतना जानता था कि उसकी बेटी कभी मरमेड बार में वेट्रेस थी। इधर बिस्की मामले की जांच में जुटा था, उधर माई और अंकल रो जीने की उम्मीद खो चुके थे। कहते हैं कि मर्द रोते नहीं, बस दुख का समय नहीं आया होता। बेटी मोनिका की मौत ने वकील अंकल रो को आंसुओं में डुबो दिया और माई को तोड़ दिया। उसने खुद को शराब में डुबो दिया और रात के अंधेरे में बाल्टिक सागर की ओर चल पड़ी। आत्महत्या करने का इरादा था। अंकल रो के समय पर पहुंचने से खींचतान कर ये त्रासदी टल गई। दोनों घर लौटे ही थे कि बिस्की दरवाजे पर आ गया। मोनिका की मौत से पहले वो कहाँ काम करती थी, ये पूछने। अंकल रो ने कहा कि उसे नहीं पता, लेकिन माई को अच्छी तरह याद था कि मोनिका मरमेड बार में काम करती थी। उसने एक और बात बताई, मोनिका ने एक पारिवारिक लाल मानिक की अंगूठी पहनी थी, जो पहचान के समय नहीं देखी। बिस्की से अनुरोध किया कि वो सबूत कक्ष में जाकर फिर से जांच करे। मरमेड बार एक प्रसिद्ध स्थानीय नाइट क्लब था, जहां बहुत से युवा इकट्ठा होते थे। बिस्की सीधे रिसेप्शन पर गया और जैसे ही उसने बताया कि वह किसी को ढूंढने आया है, उसे बताया गया कि वह बार के वकील रो वकील से बात करे। रो वकील अंकल रो ही बार के वकील थे। ये देखकर बिस्की को शक हुआ कि ओल्ड डैंग कुछ छुपा रहा है। अगले दिन माई ने बिस्की के शक की पुष्टि की। उसने देखा कि उसका पति बालकनी में छुपकर फोन पर बात कर रहा था। उसने कुछ शब्द सुने जिनका मतलब था कि अगर मुझे पता चला कि तुम इस मामले में शामिल हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माई ने उसका पीछा किया और देखा कि उसका पति एक युवा महिला के साथ गले मिल रहा था। उसे राहत मिली कि यह सिर्फ एक अफवाह था, बेटी की हत्या से कोई संबंध नहीं था। किसने सोचा था कि अंकल रो के बाद वो एक बड़ी मर्सिडीज में उत्तर की ओर चला गया और माजियाटो 5 नंबर की एक भव्य हवेली में चला गया। माई ने चुपके से बगीचे के पास जाकर देखा कि उसका पति किससे मिल रहा है, लेकिन गार्ड डॉग ने उसे सूंघ लिया और वह डर के मारे भाग गई। घर लौटने पर उसने देखा कि उसके पति ने यूएसबी ड्राइव ऑफिस डेस्क पर छोड़ दी थी। उसने कंप्यूटर में डाला और पासवर्ड मांगा। उसने अपनी बेटी का नाम डालने की कोशिश की और अनलॉक हो गया। उसने देखा कि उसमें कई फर्जी कंपनियों के खाते थे। माई को एक नई खोज मिली और बिस्की को भी एक नई प्रगति मिली। उसने रात में फोरेंसिक डॉक्टर से बात की और पता चला कि दोनों होंठ काटने के मामलों की कार्यप्रणाली चौंकाने वाली समान थी। दोनों में होंठ एक कला चाकू से काटे गए थे। बातचीत खत्म होने पर बिस्की ने विदा ली और जाते समय छोटे शाय से एक हाय कहा, छोटे शाय के वर्णन के माध्यम से
मोनिका का एक अनजाना पहलू सामने आया। वो स्थानीय रूप से प्रसिद्ध एक छोटी बालों वाली सुंदरता थी, लेकिन वो बार में नौकरी के लिए आवेदन करती थी। उसे मालिक दाऊ भाई ने तुरंत पसंद कर लिया। बाद में मोनिका दाऊ भाई की महिला बन गई और बार में ग्राहकों की देखभाल करने लगी। छोटे शाय और मोनिका के परिवार दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। एक दिन छोटे शाय अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बार में गया और मोनिका ने उसे एक अच्छी चीज दी। भाई लोग, ये मैं हूँ जो दुनियादारी समझता हूँ, सच में पसंद है, न सिर्फ मुझे बल्कि पड़ोस के चश्मा वाले को भी। बूढ़ा तो और भी ज्यादा चमकती आंखों से घूर रहा था। मोनिका ने सोचा कि बूढ़ा कुछ रोमांचक करना चाहता है और अच्छे सामान की पेशकश करने की तैयारी कर रही थी। तभी दादा ने आगे बढ़कर चेतावनी भरी नजर दी और आदरपूर्वक बूढ़े को ले गए। बाद में दादा ने मोनिका को चेताया कि बूढ़े का नाम उश है। लोफ असल में मछली बार का असली मालिक है। वो स्थानीय गैंग का बड़ा भी है। उश लोफ का नाम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मेई ने अपने पति के यूएसबी में भी वही नाम देखा और उसे लगा कि मोनिका की मौत अवे के हाथों नहीं बल्कि उश लोफ से जुड़ी है। उसने और बिस्की ने ये सारी जानकारी साझा की। बिस्की ने फिर पिछले कुछ सालों की महिला गुमशुदगी की रिपोर्ट्स देखी। पता चला कि कई महिलाएं मछली बार में काम कर चुकी थीं। जांच अधिकारी के रूप में बिस्की के पास आपराधिक जांच का अधिकार नहीं है। वो केवल पुलिस स्टेशन के ओल्ड किम और बियाओ को उश लोफ की जांच करने के लिए कह सकता है। जैसे ही यह नाम सुना, ओल्ड किम का चेहरा बदल गया। 3 साल पहले एक लड़की ने उश लोफ पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था और फिर अचानक आरोप वापस ले लिया और फिर गायब हो गई। इसका मतलब है कि उश लोफ निर्दयी है। वो कुछ भी कर सकता है। अब हम मोनिका के दृष्टिकोण पर स्विच करते हैं। देखते हैं कि उश लोफ कितना निर्दयी है। दादा मोनिका को लेकर उश लोफ के गैंग मीटिंग में गए। उश लोफ ने दादा के सामने मोनिका का चेहरा पकड़कर अपने छोटे भाइयों से गंभीरता से कहा कि वो जल्द ही मेरी पत्नी बनेगी। इस तरह की खुली बेइज्जती कौन सह सकता है। दादा चुपचाप खड़े रहे। मोटा हंसते हुए उश लोफ को चिढ़ा रहा था। गुस्से में आकर उश लोफ ने कहा, तुम आखिर हंस क्यों रहे हो? मैं डरता हूं कि तुम मन में गंदे ख्याल रख रहे हो। तुम कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। कह दो माफ करना। फिर उश लोफ ने हंसना बंद कर दिया और घोषणा की कि गैंग में कोई चोरी छिपे सामान बेच रहा है। उश लोफ ने गैंग के नियम लागू किए। मोटे को सिर्फ एक अंडरवियर में छोड़ दिया। उसने दयालुता से कहा कि वह अपनी भविष्य की पत्नी की इज्जत के लिए आज किसी को नहीं मारेगा, लेकिन मोटे को 3 में से एक चुनना होगा। या तो एक किडनी काटो, या एक गहना काटो, या एक होंठ काटो। जो लोग देख रहे हैं वे शायद किडनी चुनेंगे ताकि सुंदर चेहरा बचा रहे, लेकिन मोटे ने बिना सोचे होंठ चुना। उश लोफ ने चाकू चलाया। मोटे की आंखों में दर्द से आंसू बह निकले। अगले ही पल फिर एक बार हुआ। मोटे को लगा कि गले में हल्की गर्मी है। किसी को सुअर की तरह काटा जा रहा था। मोनिका का पेट मचल गया और उसने रात का खाना सारा उलट दिया। दादा उसे दिलासा देते हुए कहा, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह जागी, दादा ने उसे काले मोजे और ऊंची एड़ी के जूते पहनने को कहा, क्योंकि एक खास मेहमान घर आने वाला था। मोनिका समझ गई कि कौन है, लेकिन किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। बस पहन लो, मैं तुम्हारी वेश्या नहीं हूँ। दादा ने मोनिका को समझाया कि दिल बड़ा रखो, इतनी बड़ी बात नहीं है, सह लो और गुजर जाएगा। आदरपूर्वक उश लोफ को अंदर बुलाने के बाद दादा ने दरवाजा बंद कर दिया और चले गए, लेकिन ये बूढ़ा आदमी नहीं आया। इस दृश्य ने मेरे नन्हे दिल को बहुत गहरा झटका दिया। प्लास्टिक बैग से ऐसा खेल। लगभग दम घुटने वाली मोनिका पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले बिल्लू भाई को बताया कि उसे न सिर्फ प्रताड़ित और यौन शोषण किया गया, बल्कि उसने एक हत्या भी देखी। बिल्लू भाई ने नाम सुनकर चौंकते हुए मोनिका को दिलासा दिया, छोटी बच्ची, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि अपराधी वुशी लोफ है? वो तो बड़ा खतरनाक है। मोनिका ने बहादुरी से सिर हिलाया। गवाही में कोई बदलाव नहीं किया। बिल्लू भाई ने मजबूरी में फोन मिलाया। 2 बातें बताकर फोन मोनिका को दे दिया। मोनिका को लगा कि फोन के दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का अधिकारी होगा, लेकिन आवाज सुनकर पता चला कि वो वुशी लोफ था। असल में बिल्लू भाई वुशी लोफ का आदमी था। कुछ मिनटों बाद मोनिका को बॉडीगार्ड्स ने फिर से हवेली में पहुंचा दिया। वुशी लोफ के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर उसे पता था कि अब बचना मुश्किल है। रात तक जब मोनिका को घर छोड़ा गया, उसका निचला हिस्सा लगभग बेकार हो चुका था। माँ माई की पूछताछ का सामना करते हुए वो सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो दर्द सहते हुए जेल जैसे कमरे में छुपकर रोती रही। आंसू खून के साथ मिलकर अंधेरे नाले में बहते रहे। अगर मोनिका के पास कहने लायक कुछ नहीं था, तो माई के पास अपना एक राज था, उसका फॉरेंसिक डॉक्टर टमी कैंसर के साथ संबंध था। मोनिका की मौत के बाद माई कभी कभी टमी कैंसर के पास जाती, थोड़ी सी राहत पाने के लिए, लेकिन 3 मिनट बहुत कम थे। माई ने घर आए जांच अधिकारी बिस्की से कहा कि उसे अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो वह पागल हो जाएगी। बिस्की ने मोनिका के कमरे से एक बैग ड्रग्स का निकाला, जो शायद केस का अहम सुराग था। उसने माई को शांत रहने को कहा, लेकिन माई नहीं रुकी। उस रात वह खुद मछली बार पहुंची। जैसे ही उसने मोनिका के बारे में पूछा, बारटेंडर ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। मोनिका की सहकर्मी जिनी ने बार के पास आकर माई को चुपचाप चेतावनी दी। जैसे ही उसने कहा, माई को चक्कर आने लगे। वो जिनी को धन्यवाद कहने का समय नहीं पा सकी। लड़खड़ाते हुए बाथरूम की ओर बढ़ी, दरवाजा बंद किया और खिड़की पर चढ़ने की कोशिश की। बाहर की कुछ लड़कियों ने मिलकर माई को खींच लिया। इस बीच बॉडीगार्ड्स पीछे आ चुके थे। माई ने जल्दी से चाबी दबाई। 1 सेकंड की देरी होती तो वह मर जाती। गाड़ी सड़क पर आते ही मिया हंसने लगी। माई ने दांत भींचकर सहन किया जब तक उसने ट्रैफिक पुलिस को नहीं देखा। उसने आंखें बंद की, स्टीयरिंग छोड़ दिया और गाड़ी को पुलिस की ओर धकेल दिया।
सौभाग्य से माई को कोई बड़ी चोट नहीं आई। विस्की पहले अस्पताल गया और एक अच्छी खबर भी लाया। मिया के प्लास्टिक बैग पर चाकू भाई के फिंगरप्रिंट मिले। शायद चाकू भाई मोनिका की हत्या के बारे में और जानकारी दे सके। चाकू भाई के परिवार द्वारा दिए गए पते पर विस्की ने बिल्लू भाई और ओल्ड गोल्ड को लेकर शहर के बाहर एक परित्यक्त इमारत में पहुंचा। वास्तव में चाकू भाई यहीं छिपा था। विस्की ने चाकू भाई से वादा किया, अगर वो उसके साथ वापस चला जाए तो वो गवाह बन सकता है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से बिल्लू भाई ने गोली चला दी। गवाह को बड़ी लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। पुलिस ने इस मौके का फायदा उठाया और विस्की को निलंबित कर दिया। जांच यहीं खत्म हो गई। जब वो और माई निराशा में थे, तब चुप रहने वाले रो अंकल ने सच बताया, जिससे पूरी कहानी पलट गई। मोनिका ने उशलोभ द्वारा अपमानित होने के बाद तुरंत अपने पिता रो अंकल से मदद मांगी। एक प्रसिद्ध वकील होने के नाते रो अंकल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वो गुस्से में थे और जवाब चाहते थे। उशलोभ ने मोनिका की अश्लील तस्वीरों से धमकी दी। सोच विचार के बाद रो अंकल और उशलोभ ने एक सौदा किया। रो अंकल ने एक फर्जी कंपनी बनाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। उशलोभ ने मोनिका को छोड़ दिया, लेकिन रो अंकल जानते थे कि उशलोभ जैसे लोग भरोसेमंद नहीं होते, इसलिए उन्होंने एक बी प्लान बनाया, दूर जाने का। उसके बाद मोनिका की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। रो अंकल ने उशलोभ से सामना किया, लेकिन उशलोभ ने कसम खाई कि उसने ऐसा नहीं किया। रो अंकल को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने यूएसबी माई को दी और माई ने विस्की को। यूएसबी में सबूत थे जो उशलोभ को जेल में डालने के लिए काफी थे। निरीक्षक के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए गिरफ्तारी की अनुमति दी गई। आगे की कार्रवाई बहुत सफल रही। पूरी तरह से सशस्त्र विशेष पुलिस को आदेश मिला कि उशलोभ को छोड़कर बाकी को निपटाया जा सकता है। सरकारी गोलियों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई संकोच नहीं था। गोलियां खत्म होने के बाद उशलोभ को पकड़ लिया गया। विस्की और अन्य लोग तहखाने में गए और वहां के दृश्य से चौंक गए, जो कि कुख्यात यातनाओं के समान था। उशलोभ को बाहर ले जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। विस्की को शक हुआ। उसने बियाओ को ड्राइविंग सीट से हटने का आदेश दिया और ओल्ड किम को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा। बियाओ ने मना कर दिया, लेकिन विस्की का रुख अटल था। उशलोभ अब हंस नहीं सकता था। गवाहों को कुछ नहीं मिला। विस्की ने तुरंत मरमेड बार की तलाशी ली। गवाहों ने अंदर बाहर सब कुछ देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये चालाक लोमड़ी आखिरकार चीजें कहाँ छुपा रही थी। विस्की को अचानक एक विचार आया। वो तुरंत पुलिस स्टेशन लौट आया और सबूत कक्ष में उशलोभ के सामान में एक चेन पाए, जो हजारों होठों की खाल से बनी थी। डीएनए परीक्षण में पाया गया कि इसमें 15 साल पहले मरी फोबोवा और अन्य लापता महिलाएं शामिल थीं। अपराध के सबूत स्पष्ट थे। भले ही उशलोभ मुस्कुराता रहा और कुछ नहीं बोला, विस्की को पूरा विश्वास था कि अंत में उसे फांसी की सजा मिलेगी। जैसे ही अपराधी पकड़ा गया, बियाओ की पहचान भी उजागर हो गई। पोलिश विशेष पुलिस बहुत कठोर थी। एक समूह ने अचानक हमला किया, कोई मौका नहीं दिया और बियाओ को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। 15 साल से चल रहे होंठ काटने के मामले का अंत हो गया। विस्की के मन में एक छोटी सी खेद थी कि मोनिका के होंठ नहीं मिले। इसके लिए उसने माई से ईमानदारी से माफी मांगी। माई ने माफी स्वीकार नहीं की, बल्कि पूछा, क्या अब मोनिका की आत्मा को शांति मिलेगी? लेकिन सवाल ये है, तुम एक छोटे से अभियोजक हो, महीने में कुछ 100 रुपये कमाते हो, तुम अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? विस्की ने थोड़ी देर सोचा और सिर्फ 3 शब्द कहे, क्योंकि मेरी 5 साल की बेटी का नाम भी मोनिका है। दोनों ने विदा ली और अपनी अपनी राह चले। लंबी यात्रा की योजना बनाकर वार्सो जा रहा था बेटी से मिलने, लेकिन फॉरेंसिक डॉक्टर ट्यूमर के पास झील के किनारे के घर में आ गया, अतीत को भूलकर नई शुरुआत करने के लिए। छोटू का अचानक आना ट्यूमर को परेशान कर गया। तू यहाँ क्यों आया? अब मैं रात को कैसे मजे करूं? माई आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार अब हम एक परिवार है। साथ में खाना खाकर रिश्ते को मजबूत करना अच्छा है। माई आंटी को नई माँ के रूप में देखते हुए छोटू ने ट्यूमर से मजाक में कहा, तू शादी कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन माई आंटी को तेरे किए कामों के बारे में पता होना चाहिए। ट्यूमर का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से बात बदल दी। उसने देखा कि छोटू ने वही हरकत की थी और अंगूठी छोटू के हाथ में थी। ये सोचकर विस्की का सिर चकरा गया। केस अभी तक सुलझा नहीं था, उसे जल्दी से वापस जाना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माई आंटी ने पेट भरकर सोने की तैयारी की, बाथरूम में गई और चौंक गई। 3 लोग, 4 टूथब्रश, संख्या सही नहीं थी। फिर उसने छोटू के कमरे की मेज पर देखा, वहां वह लाल मानिक की अंगूठी थी, जो मोनिका की मौत के बाद गायब हो गई थी। ये यहाँ कैसे आए? ये सोचकर माई आंटी डर गई और रोने लगी। वो बेडरूम में भागी और कपड़े उठाने लगी, जिससे ट्यूमर हैरान हो गया। आधी रात को ये सब क्यों? माई आंटी सच नहीं बोल पाए, बस एक बहाना बना दिया। हम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, मुझे वापस जाकर सोचने की जरूरत है। ट्यूमर ने माई आंटी को गले लगाकर समझाया और एक सुई चुभा दी। कुछ घंटों बाद माई आंटी बेसमेंट में होश में आई। शुक्र है कि रस्सी ढीली थी। उसने जोर लगाकर खुद को छुड़ा लिया। फिर वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ी और देखा कि ट्यूमर छाया में बैठा था, हाथ में लोडेड गन थी। लेकिन ट्यूमर ने माई आंटी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे बैठकर आखिरी कहानी सुनने को कहा। अंकल रो ने मोनिका को कुछ दिनों के लिए सुरक्षित जगह पर छिपने को कहा। मोनिका ने सबसे पहले छोटू को याद किया। छोटू उसे झील के किनारे के घर ले गया, जो उसके पिता ट्यूमर ने खरीदा था। यहाँ उसे उशलोभ नहीं ढूंढ सकता था। मोनिका ने अपनी दुखद कहानी सुनाई और छोटू ने उसे प्रपोज कर दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें किसी कमीने से चोट नहीं लगने दूंगा। छोटू ने आगे बढ़कर उसे चूमा। मोनिका ने इसे सह लिया।
लेकिन जब छोटू ने और आगे बढ़ने की कोशिश की तो मोनिका ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इससे छोटू का दिल टूट गया। जब वो होश में आया तो मोनिका की खोपड़ी टूट चुकी थी, उसकी मौत निश्चित थी। अपने बेटे को बचाने के लिए ट्यूमर ने एक परफेक्ट प्लान सोचा। 15 साल पहले हुए हुबोआ के लिप कटिंग केस की हर डिटेल को याद किया। हाल ही में उसे पता चला कि अभय पैरोल पर बाहर आया है। उसने मोनिका के होंठ काट दिए और लकड़ी की छड़ी से उसके शरीर को छेद दिया। फिर उसने लाश को समुद्र में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद लाश किनारे पर आ गई। इस तरह पोलिश पुलिस को लगेगा कि अभय ने फिर से अपराध किया है। दुर्भाग्य से इंसान की योजना भगवान की योजना से कम होती है। निर्दोष अभय, जो 2 बार फंस चुका था, ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद यह मामला गैंगस्टर उशलो तक पहुंच गया। बेचैन दिल वाले छोटे शुआई ने जानबूझकर अंगूठी छोड़ दी, जिससे माय आंटी को सच्चाई का पता चल सके। डॉपी आई जानता था कि माय आंटी उसे माफ नहीं करेगी और वो पिता के रूप में भी असफल रहा। हर उम्मीद खोकर डॉपी आई ने बंदूक का मुंह अपने मुंह में डाल लिया और ट्रिगर दबा दिया। सुबह होने से पहले बिस्की जल्दी जल्दी यहां पहुंचा, जहां उसने माय आंटी को सुरक्षित पाया, लेकिन एक सिरहीन लाश भी देखी। जहां तक छोटे शुआई की बात है, वो अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस कहानी का अंत यही होता है। रेड क्राइम देखने के बाद मैं अपनी भावनाएं साझा करना चाहता हूं। अक्सर हम कहते हैं कि प्यार महान होता है, लेकिन यह सही नहीं है। हर तरह के लोग होते हैं और प्यार भी कई प्रकार का होता है। कुछ प्यार व्यवहारिक कायरता जैसा होता है, जो शारीरिक और विकृत होता है। कुछ प्यार डॉपी आई जैसा होता है, जो पिता का प्यार है लेकिन स्वार्थी होता है। कुछ प्यार छोटे शुआई जैसा होता है, जो रोमांटिक होता है लेकिन विकृत होता है। ये सभी गहरे भावनाओं से भरे होते हैं, लेकिन महानता से कोई संबंध नहीं रखते। ये विविध प्रकार के प्यार विकृत इच्छाओं को जन्म देते हैं और अंधेरे त्रासदियों को जन्म देते हैं, जो मानवता का कैंसर है। फिल्म में माय आंटी का मातृत्व और बिस्की की न्याय के प्रति अटूट खोज को इलाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भविष्य में क्या हम इंसान एक सार्वभौमिक इलाज खोज पाएंगे जो इन्हें पूरी तरह से ठीक कर सके? कृपया अपनी टिप्पणियां और विचार साझा करें। साथ ही लंबी वीडियो बनाना आसान नहीं है। अगर आपको ये पसंद आया तो एक मुफ्त लाइक मेरे लिए सबसे अच्छा समर्थन होगा। अगर आपको आज की व्याख्या पसंद आए तो एक मुफ्त लाइक मेरे लिए सबसे अच्छा समर्थन होगा। अगली लंबी वीडियो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कौन है पीड़ित के दूसरे सीजन की क्राइम थ्रिलर व्याख्या होगी। इसे सेव करें और फॉलो करें ताकि आप खो न जाए। हम फिर मिलेंगे।